टॉम क्रूज को जानते हो? जॉनी डेप को? अरे जैक स्पैरो जानते हो? हैरी पॉटर? अरे आयरन मैन को तो जानते ही होगे। ये इंडिया से हैं क्या? अरे यार थॉर को तो जानते ही होगे। अब जिन जिन का मैंने नाम बताया ना, वो दुनिया के अलग अलग कोने से आते हैं। एक तो शायद इस दुनिया में है भी नहीं। खैर, अपने घर पे बैठे बैठाए तुम्हें दुनिया के हर एक कोने की खबर मिलती जाती है। अब तुम बस समोसे चाट ही नहीं, पिज्ज़ा भी ऑर्डर कर सकते हो। तो यार ये सब हुआ है ग्लोबलाइजेशन की वजह से। दुनिया आपस में इंटरकनेक्ट हो चुकी है। लेकिन क्या यार हमेशा से ही ऐसा था? वही तो इस चैप्टर में पढ़ना है भैया। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर ये जो आज का इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड है वो पहले कैसा था और ऐसे कैसे वो चेंज हो गया। तो चलो यार, चाय पानी और 2 मिनट की मैगी बनाकर बैठ जाओ और इस वीडियो को शुरू करते हैं इस प्यारे से गाने के साथ। सात समुंदर पार से, गुड़ियों के बाजार से, अच्छी सी गुड़िया लाना, गुड़िया चाहे ना लाना, पप्पा जल्दी आ जाना, पप्पा जल्दी आ जाना। अब यार ये गाना ही तुम्हें बता दे रहा है कि ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है। पापा जी से बोला जा रहा है कि विदेश से गुड़िया ले आना, मतलब कि ग्लोबलाइजेशन से सामान ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं। और पापा जी खुद भी तो विदेश गए हैं, मतलब कि लोग भी ट्रांसफ़र हो रहे हैं। अब देखो यार, ग्लोबलाइजेशन का भी ना इस गाने की तरह सिंपल फंडा है। ग्लोबलाइजेशन में हम लोग सामान को, किसी सर्विस को, किसी आइडिया को, पैसों को या फिर लोगों को ही एक देश से दूसरे देश तक पहुंचाते हैं। उसे ही ग्लोबलाइजेशन कहा जाता है। अब यार ये जो अपना चैप्टर है ना, वो कई फेजेस में जाता है। मतलब कि एकदम पहले जब मॉडर्न वर्ल्ड था ही नहीं, इंडस्ट्रियलाइजेशन वगैरह नहीं थी, फैंसी मशीन्स वगैरह नहीं थी, उससे पहले आखिर ग्लोबलाइजेशन कैसे शुरू होता है, क्या होता था उस टाइम पर, कौन सी चीज़ें शेयर होती थी, हम लोग ये देखेंगे। और फिर धीरे धीरे करके हम लोग मॉडर्न एरा की तरफ बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं प्री मॉडर्न वर्ल्ड, मतलब कि मॉडर्न वर्ल्ड से पहले का समय, मतलब एंशियंट टाइम। देखो यार, पहले के टाइम पर जो ट्रैवलर्स थे, जो ट्रेडर्स थे, जो प्रीस्ट वगैरह थे, गुरु वगैरह थे, ये सब ट्रैवल करते रहते थे, लंबी डिस्टेंसेस ट्रैवल करते थे और एक जगह से दूसरे जगह जाते थे। क्यों भैया? तो उसका मेन रीज़न था नॉलेज गेन करने के लिए, कोई अपॉर्चुनिटी गेन करने के लिए। कुछ लोग तो अपनी आत्म शांति के लिए भी एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते थे। जैसे क्रिश्चियन मिशनरीज हो गए, मुस्लिम प्रीचर्स हो गए, बुद्धिस्ट मॉन्क्स हो गए, ये सब शुरुआत के समय में ट्रैवल करते थे। इनके साथ साथ में कई ट्रेडर्स वगैरह भी ट्रैवल किया करते थे एक जगह से दूसरे जगह पर। अब यार पहले के समय में जब लोग जाते थे ना, तो खाली पेट तो जाएंगे नहीं, साथ में अपने खाना लेके जाते थे, कुछ सामान लेकर जाते थे, कोई नई तरकीबें, स्किल्स लेकर जाते थे। उनके पास नए नए आइडियाज़ होते थे, नए इन्वेंशंस होते थे, कुछ बीमारियां भी होती थी जो वो अपने साथ लेकर चलते रहते थे। तो जब ये लोग एक जगह से दूसरे जगह जाते थे ना, तो इनके ये सारे सामान दूसरे जगह पर भी शेयर होते थे। दूसरे जगह के लोगों को नए नए सामान, नए नए बीमारियां भी देखने को मिलती थी। इसका एविडेंस हम लोगों को मिलता है इंडस वैली सिविलाइजेशन से और आर्कियोलॉजिकल साइट से, जहाँ पर हम लोगों को छोटे छोटे कॉरीज, सी शेल्स एज अ मनी यूज़ करते हुए दिखते हैं, जिससे हम लोगों को पता चलता है कि पहले के समय में भी ट्रेड वगैरह होता था। अब तुम बोलोगे कि भैया यार पहले के समय में भी अगर लोग इतना ट्रैवल करते थे तो कैसे ट्रैवल करते थे, कोई रास्ता वगैरह था क्या? तो सही क्वेश्चन पूछ रहे हो भाई। सिल्क रूट पहले के टाइम पर था। सिल्क रूट क्या है? बेसिकली ये एक नेटवर्क था रूट्स का, जो कि तुम लोग को मैप में दिख रहा होगा। इसी को लोग फॉलो करते थे ट्रेड के लिए या फिर लंबी दूरी का रास्ता तय करने के लिए। सिल्क रूट एशिया, यूरोप और अफ्रीका को कनेक्ट करता था। और पता है, ये सिल्क रूट बहुत पुराना है, क्रिश्चियन एरा से भी बहुत पुराना है और ये 15वीं सेंचुरी तक चला था। इस रूट के जरिए कई सारी चीज़ें एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाई जाती थी, ट्रेड की जाती थी। जैसे कि चाइनीज़ पोट्री, इंडियन टेक्सटाइल, चाइनीज़ सिल्क, साउथ ईस्ट एशियन स्पाइसेस, ये सारी चीज़ें एशियन मार्केट से यूरोपियन मार्केट तक ट्रैवल करती थी, वहाँ पर ट्रेड किया जाता था। और यूरोपियन मार्केट में सोना, चांदी, ये सब कॉइन्स वगैरह थे, तो वो सारे कॉइन्स यूरोपियन मार्केट से एशियन मार्केट में आते थे। अब इस रूट से सबसे ज़्यादा चाइनीज़ सिल्क ट्रांसपोर्ट होता था, उसकी ट्रेडिंग होती थी। इसी वजह से इस रूट का नाम सिल्क रूट रख दिया गया। अब समझ में आया? और जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया कि सिर्फ ट्रेडिंग के लिए इसका इस्तेमाल नहीं होता था, बल्कि आइडियोलॉजीज़, स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट या फिर कल्चर को प्रमोट करने के लिए भी इन रूट्स का इस्तेमाल होता था, जहाँ पर अलग अलग धर्म के लोग एक जगह से दूसरे जगह अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए जाते रहते थे।
एक और इंटरेस्टिंग सी बात कि इस रूट से खाना भी बहुत जोरों शोरों से ट्रैवल हो रहा था। जैसे कि नूडल्स ये चाइना से ओरिजिनेट हुए और वेस्टर्न कंट्रीज में आते आते स्पेगेटी बन गए। ऐसे ही पास्ता जो अरब से ओरिजिनेट हुआ वो घूमते फिरते ट्रैवल करते करते इटली में जाके उसकी पहचान बन गया, मैकरोनी बन गई वहाँ पर। ऐसे ही कई सारे कॉमन फूड जैसे पोटैटो हो गया, सोयाबीन हो गया, मूंगफली हो गई, तुम्हारे भुट्टे हो गए, स्वीट पोटैटो हो गई, चिल्ली हो गई, टोमेटो हो गए, ये सब एक जगह से दूसरे जगह पर ट्रैवल होकर ही पहुंचे हैं। शुरुआत में ये हर जगह नहीं पाए जाते थे। अब यार इन सब सामानों को दुनिया को बताने के लिए सबसे बड़ा योगदान जाता है क्रिस्टोफर कोलंबस का। इन्होंने जब अमेरिका की खोज की ना तो वहाँ पर इन्हें काफ़ी नए नए क्रॉप्स देखने को मिले और वही क्रॉप्स इन्होंने एशिया और यूरोप में जाकर फैलाए, बताया लोगों को कि ये ऐसे उगाए जाते हैं। यूरोप को तो यार पहले आलू भी नहीं पता था कि आलू कैसे उगता है, क्या होता है आलू। और जैसे ही यूरोप को आलू पता चला वैसे यूरोपियन भिड़ गए इस पे, आलू ही बोने लग जा रहे हैं, आलू ही खा रहे हैं। एक टाइम तो ऐसा आ गया जब आयरलैंड में लोग इतना आलू उगाने लग गए कि उसके अलावा उन्होंने सारी फसलें छोड़ दी। और मिड 1840s के टाइम पर आलू को पता नहीं कौन सी बीमारी हो गई, बेचारा पिलपिला होके उगा ही नहीं और आयरलैंड वाले सारे आलू ही बो रहे थे, तो एक साथ सारी फसल बर्बाद हो गई और लाखों लोग भूखमरी की वजह से मर गए क्योंकि खाने के लिए और कुछ था ही नहीं। ये अराउंड 1845 to 49 की बात है। इसे हम लोग द ग्रेट आयरिश फेमाइन या फिर पोटैटो फेमाइन भी कहते हैं। इसको थोड़ा दिमाग में रखना, क्या पता एग्जाम में आ जाए। अब यार एक चीज़ समझो, इंडिया हो गया, चाइना हो गया, अमेरिका हो गया, ये सब अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट थे उस टाइम पर। इनके पास अच्छे खासे रिसोर्सेज थे, नए नए प्रोडक्ट्स थे। तो ये सारी चीज़ें जब यूरोपियन कंट्रीज़ को पता चली ना तो वो लोग लालच में आ गए। अब देखो यार, यूरोप उसी लड़के जैसा है जो टेस्ट के लिए कुछ पढ़ के आया नहीं है और आसपास के जो लोग बैठे हुए हैं, जो पढ़ के आ रखे हैं, जो लिख रहे हैं, उन्हीं का छाप छाप के लिख दे रहा है। यूरोप भी उस टाइम पर कोई अच्छी सी चीज़ बनाता नहीं था, उसके पास बस मेटल था, गोल्ड एंड सिल्वर वगैरह, जो वो ट्रेड करता था एशिया में। इसके अलावा यूरोप के पास कुछ खास था नहीं। इसी वजह से जो यूरोप की जो कंट्रीज़ है ना, वहाँ पर लोग खोजने निकलते थे आसपास की जगहों को कि उन्हें कुछ काम की चीज़ मिल जाए, कोई अच्छी जगह मिल जाए। ये क्रिस्टोफर कोलंबस भी तो यूरोप से ही था। तो उस टाइम पे ये यूरोपियन लोग इधर उधर जाकर घूमते थे, देखते थे कि आखिर कहाँ पर कौन कौन सी जगह है। यार कुछ समय में यूरोपियंस ने एशिया और अमेरिका तक के सी रूट को डिस्कवर कर लिया 16th सेंचुरी तक, और यूरोपियंस सी रूट से अमेरिका और एशिया में आकर ट्रेड करने लग गए। लेकिन यूरोपियंस, अंग्रेजों को तो तुम लोग जान ही रहे हो, इनको जैसे पता चला कि ट्रेड करने की कहीं जगह है तो ये ट्रेड के नाम से अपना पैर घुसाकर कॉलोनी बनाने के चक्कर में पड़ गए कि यार अमेरिका इतनी अच्छी जगह है, यहाँ पर अलग अलग टाइप के क्रॉप्स हैं, प्रीशियस मेटल्स वगैरह हैं, चलो इसको कब्जा कर लेते हैं। अमेरिका में एक जगह भी थी एल डोरेडो, जहाँ पर बहुत सारा गोल्ड था। इन सब चीज़ों के बारे में जब यूरोपियंस को पता चला तो उन्होंने कहा कि अब तो इसको कॉलोनी बनाना ही पड़ेगा यार, रॉकी भाई की कसम। इसी वजह से यूरोपियंस जैसे पोर्टुगीज और स्पेनिश लोग अमेरिका की तरफ चल दिए उसको कॉलोनी बनाने के चक्कर में मिड 16th सेंचुरी में। और एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, उन्होंने कब्जा मिलिट्री और आर्म से नहीं किया, उन्होंने डिजीजेस से अमेरिका पर कब्जा कर लिया। कैसे? तो यार अमेरिकन लोग जो थे ना वो पूरी दुनिया से कट के रहते थे, इसी वजह से उनके जगह पर नई नई डिजीजेस उस टाइम पर नहीं आई थी, इसी वजह से उनका वीक इम्यून सिस्टम था। तो ये जो पोर्टुगीज और स्पेनिश लोग थे ना, ये अपने साथ जर्म्स और डिजीजेस लेके गए और वहाँ पर इन्होंने फैला दी, जैसे स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स। इससे काफ़ी वहाँ के अमेरिकन लोग मर गए और इन्हें अपनी कॉलोनी जमाने का मौका मिल गया और यूरोपियंस ने आसानी से अमेरिका पर कब्जा कर लिया बिना ही मिलिट्री और बिना किसी हथियार के इस्तेमाल के। वो कहते हैं ना कि बुरा करने वाले के साथ बुरा ही होता है। तो वैसे यूरोप भी कुछ खास खुश नहीं था, इनकी भी पॉपुलेशन बहुत ही तेज़ी से बढ़ रही थी और इनके अंदर ही अंदर गरीबी, भुखमरी, नई नई बीमारियां फैल रही थी, रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स भी हो रहे थे। पहले के समय में इंडिया और चाइना सबसे ज़्यादा रिचेस्ट कंट्री थी, इनके पास सबसे ज़्यादा रॉ मटेरियल, सबसे ज़्यादा गुड्स ट्रेड करने के लिए होते थे। लेकिन 18th सेंचुरी में चाइना ने अपने आप को रेस्ट्रिक्ट कर लिया। इन्होंने कहा कि अब हम लोग बाहर ट्रेड वगैरह नहीं करेंगे, हम अपने आप को अपने ही अंदर सीमित रखेंगे, पहले हम लोग अपने आप पर वर्क करेंगे, हमें विदेशी ट्रेड करना ही नहीं है। जैसे ही चाइना ने वर्ल्ड ट्रेड से बैकआउट किया, वैसे ही सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग का सेंटर हो गया अमेरिका। और क्योंकि अमेरिका यूरोपियन कॉलोनी बन चुकी थी तो यूरोप के पास सारा पैसा ट्रेडिंग वगैरह का आने लग गया। सो ये तो रही 18th सेंचुरी की बात। 18th सेंचुरी मतलब 1700 से 1800 का समय।
18th सेंचुरी में हम लोगों ने देखा कि यूरोपियन कंट्रीज़ ने नए नए जगहों को फाइंड किया, एशिया और अमेरिका में जाकर ट्रेड करना शुरू किया और धीरे धीरे करके वो लोग सेंटर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड बन गए।